अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने लगे हैं मैक्सिमम मॉडल ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपको पता है हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। तो हमने आज के लेक्चर में थ्योरम बेसिकली करना है। थ्योरम हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैक्सिमम मॉडल ऑफ प्रिंसिपल। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। और वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप चाहते हैं कि अगर आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम मॉडल ऑफ प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, अब वैसे तो नाम से ही ज़ाहिर है कि मैक्सिमम मीन्स के हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मॉडलो मीन्स के मॉड होना चाहिए, किसी कोई फंक्शन हो एफ ऑफ जी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। मैक्सिमम मॉडलो प्रिंसिपल ये नाम है, बेसिकली टाइटल है, टाइटल से हमें इतना ही अंदाज़ा हो रहा है। अब बाकी जो चीज़ें हैं हम स्टेटमेंट को पढ़ते हुए समझ आ जाएंगी कि मैक्सिमम मॉडल ऑफ प्रिंसिपल है क्या। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट कहते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी जो कि एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी। आपके पास एक क्लोज कंटूर सी है, इस क्लोज कंटूर सी में आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, और ये फंक्शन क्या है, इस कंटूर के अंदर वाले ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको शेडेड एरिया कर दिए और इसकी बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स सब पे क्या है, ये फंक्शन एनालिटिक है। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मॉड लें, इस फंक्शन का जो मॉड है, रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी की बाउंड्री के ऊपर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इस फंक्शन का जब मॉड लें, एफ ऑफ जी का जब मॉड लें, तो सी की ये जो बाउंड्री वाली वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ पे सी जो फंक्शन का मॉड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में अगर कहती हूँ एम है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है, हमारे पास कंटूर की बाउंड्री पे, अनलेस एफ ऑफ जी इज़ कांस्टेंट। अगर फंक्शन कांस्टेंट हो, यहाँ पर अब मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखती हूँ कि अगर हमने यहाँ पर इस थ्योरम को इस तरह से करना है कि अगर फंक्शन तो कांस्टेंट है, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो फिर तो हर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर हम कंटूर सी के अंदर वाले पॉइंट्स लें या बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे लें, हर पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट ना हो, यानी कि वेरी करे, हर पॉइंट के लिए अलग वैल्यू दे, तो फिर हर पॉइंट पे वैल्यू जो है मैक्सिमम नहीं आएगी। तो फिर किन पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जस्ट हमारे पास बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए, वो भी कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से समझ आ रही है। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। तो अब देखिए हम थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। आप ये ना सोचें कि सेकंड स्टेटमेंट तो मैम ने पढ़ा ही नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। इफ़ एम इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जी, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एम है, ऑन एंड विद इन सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए और सी की बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए, सारे के सारे पॉइंट्स के लिए एम क्या है हमारे पास, यानी कि फंक्शन का मॉड लें तो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आती है एम, जो कि कंटूर सी की बाउंड्री पे और उसके अंदर वाले पॉइंट्स के लिए क्या है, मैक्सिमम है। देन अनलेस एफ ऑफ जी इज़ कॉन्स्टेंट, एंड एफ ऑफ जी आपके पास अगर कांस्टेंट है, तो देन आपके पास सी के अंदर और सी की बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स के लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन अगर एफ ऑफ जी क्या करता है, वेरी करता है, तो देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या होगा, लेस देन होगा। किन पॉइंट्स के लिए, सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए, यानी कि जितने भी पॉइंट्स कंटूर के अंदर हैं। देखें, फॉर एवरी पॉइंट विद सी विद इन सी के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, फिर लेस देन एम हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। लेस देन एम का मतलब है एम तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, इट मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू, अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए हमें 5 से छोटी वैल्यूज़ मिलेगी। मैं कहती हूँ कोई वैल्यू मिली है हमें 4.9, तो ये 5 से छोटी है। ठीक है, 5 से छोटी है, यानी कि सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए फिर क्या होगा, हमें 5 से छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि एम से छोटी वैल्यू मिलेगी। एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और
सी के अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स लेंगे उस एम से छोटी वैल्यूज़ मिलेगी। यानी कि अगर हम 5 लेते हैं, एम है, एम इक्वल्स टू 5 है, तो 5 से छोटी वाली वैल्यूज़ हमें सी के अंदर वाले सारे पॉइंट्स के लिए मिलेगी। तो ये आपके पास मैक्सिमम मोडुलो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम थ्योरम का प्रूफ देखने लगे हैं। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं उन चीज़ों का हम हाईलाइट कर लेते हैं, उन चीज़ों को लेके हम थ्योरम का बेसिकली प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले हमें गिवन क्या थी, गिवन था कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। यानी कि एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो आपको पता है जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं। अगर एक फंक्शन एनालिटिक है, आपके पास एक कंटूर सी है, सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए और सी की बाउंड्री पे हर जगह पे अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो फिर ये फंक्शन सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए भी और सी की बाउंड्री के वाले पॉइंट्स के लिए भी एनालिटिक कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर फंक्शन जो है सी के अंदर और बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए एनालिटिक है, तो ये सी के अंदर और बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे क्योंकि थ्योरम में मॉड का जिक्र किया गया है। थ्योरम में क्या जिक्र किया गया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी का। तो मॉड का जिक्र किया गया है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगेगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो फंक्शन क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन सी। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है ये क्या है, कंटिन्यूस भी है सी के अंदर और इसकी बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए। सो mod of f of z must reach its maximum value m at some point on and within c। c के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए और c की बाउंड्री वाले कुछ पॉइंट्स के लिए mod of f of z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, पहुंचेगा। अगर आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है सी के अंदर और बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए। और अगर आप ये लेते हैं कि सी एक कांस्टेंट हो जाए, मैं आपको यहाँ पर एक और केस बता दूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर फंक्शन कांस्टेंट हो फिर तो पूरे क्लोज कंटूर पे फंक्शन मतलब हर वैल्यू पे, अंदर वाली वैल्यूज़ पे भी और बाउंड्री वाली वैल्यूज़ पे भी हर जगह पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। ऑन कंट्रेरी लेट अस एज्यूम डैट एफ ऑफ जी इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है देन we want to show that mod of f of g takes the maximum value m at some point on c। तो हमने अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक है और ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, देन हमने प्रूफ क्या करना है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी जो है वो कंटूर सी जो है, क्लोज कंटूर जो सी है उसके कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये बात हमने शो करवानी है, तो इस बात को हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन जो वो कांस्टेंट नहीं है। देन हमने प्रूफ करना है कि जो सी के कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं दिस वैल्यू इज़ नॉट अटेन्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी। वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है एम वो सी की बाउंड्री पे नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं पे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो कह रहा है कि बट एट अ पॉइंट ए विद इन सी। सो यानी कि आपके पास क्या है, एक कंटूर सी है, वो कह रहा है कि सी की बाउंड्री पे हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली, लेकिन सी के अंदर एक पॉइंट है ए। मैं कहती हूँ एक पॉइंट ए है जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यानी कि वहाँ पे उस पॉइंट ए पे यानी कि जी इक्वल क्या है, ए है। ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यानी कि यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जी का जो आंसर है वो मैक्सिमम होगा। अब जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एम के। तो यानी कि हमें पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर लेट करते हैं कि लेट सी वन बी अ सर्कल इन साइड सी। सी आपके पास ये कंटूर है, इसके अंदर हमने एक सर्कल ले लिया सी वन हमने एक सर्कल ले लिया सी के अंदर, उसका सेंटर क्या है, ए है। ए हमने सेंटर ले लिया सी वन का। देन आपके पास क्या होगा, आपने क्या लिया है, अगर ए इसका सेंटर है लेकिन वो क्या कह रहा है, ए पे आपको पता है कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बी इन साइड सी वन सच डेट। हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हमें पता है सेंटर इसका ए है, सी वन का, तो सी वन का सेंटर ए है और ए पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है। यानी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल किसके, एम के है। यानी कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन एफ ऑफ जी की। लेकिन बट एफ ऑफ जी इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बी। पॉइंट बी हम ले लेते हैं, इसके अंदर सी वन के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया बी। इस पॉइंट बी
में आपके पास क्या है, ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, C1 के अंदर है, सच डैट इस पॉइंट बी पे हम कहते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बोल दिया कि ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है कंटूर के अंदर जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो फिर हर पॉइंट पे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं एक पॉइंट बी है जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही, इट मीन्स के मॉड ऑफ एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, यानी कि जी इक्वल क्या है, बी है। जब हम जी की जगह बी पुट करेंगे तो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी हो जाएगा, और मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन एम आ रही है, यानी कि एम से छोटी वैल्यू हमें आ रही है उस पॉइंट बी पे। अब हम क्या कहते हैं कि हमें कहते हैं कि वो जो वैल्यू है, क्योंकि वो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो एम से छोटी है, तो अगर हम एम में से एप्सिलॉन को माइनस कर दें, एप्सिलॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एक छोटा सा छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होता है जिसको आप किसी भी नंबर से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम m में से एप्सिलॉन माइनस कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की आ जाती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 5 और मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आई है 4.9। तो आप लिख सकते हैं 4.5 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, यानी कि 5 आपके पास के एम है और 0.1 के एप्सिलॉन है। तो ये आप लिखेंगे तो आपके पास मॉड ऑफ एफ ऑफ बी आ जाएगा, यानी कि ये बात यहाँ पर की गई है। अब मैंने आपको नंबर्स लेके एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि एप्सिलॉन होता क्या है बेसिकली, और एम माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो आपके पास मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया कि आपके पास क्या है, कंटूर सी के अंदर एक पॉइंट है ए जो जिस पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन आपके पास एक और कंटूर यानी कि कंटूर के अंदर एक आपके पास सर्कल है C1, उस C1 पे आपके पास उस सी के अंदर एक पॉइंट है बी जिस पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि कोई और वैल्यू आ रही है लेकिन एम नहीं आ रहा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ तक तो आपने काम कर दिया। अब हमने देखा था कि फंक्शन आपके पास क्या है, एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी लगा लेते हैं इस पर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं कि आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी एनालिटिक है, तो एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस है, सो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सच डेट मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं क्योंकि हमने लिया है फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो हम कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन लगा रहे हैं। कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किसी एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाई 2 हमने ले लिया, और वेयर आपके पास क्या होता है, मॉड ऑफ जी माइनस पी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए, यानी कि ये आपके पास पूरी की पूरी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लगी हुई है। आप कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वी नो डैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी लेस देन और इक्वल किसके है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी के। अब यहाँ पर मॉड की प्रॉपर्टी लगी है जो कि मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के, जिसमें मैंने आपको मॉड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, वो मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है। तो आपके पास जो चैप्टर 1 और 2 में 2 के कुछ टॉपिक्स मैंने करवाए थे जिल की बुक से, उन टॉपिक्स में आपके पास मॉड की ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने क्या करना है कि हमें पता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी एज इट लेस देन किसकी है, यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे बेसिकली इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन बाई 2 बेसिकली वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इसी साइड पे रहेगा, माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट किया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एम माइनस एप्सिलॉन के इक्वल है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी की जगह हम एम माइनस एप्सिलॉन पुट करेंगे, एम तो एम ही रहेगा, माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 के फॉर ऑल मॉड ऑफ जी माइनस बी लेस देन क्या है, डेल्टा है। तो ये आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हुए आपने मॉड ऑफ एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक हो क्या। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने कंटूर सी के अंदर एक और सर्कल लिया था C1,
इसी तरह से हमने C1 के अंदर अब एक और सर्कल लेना है C2 और इसका सेंटर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब इस B पॉइंट को हम लेके चलेंगे आगे फर्दर और हमने क्या बताना है कि आपने बताना है कि फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है देन हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सी के कुछ पॉइंट्स पे आनी चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है। लेकिन हमें क्या थ्योरम में बोला था, क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन लेके चलिए थ्योरम में हमने बेसिकली प्रूव क्या करना था, थ्योरम में ये बात प्रूव करनी है कि जो सी अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो सी के सारे यानी कि कंटूर सी जो है उसके सारे के सारे पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो देन आपके पास जो कंटूर सी है उसकी बाउंड्री के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं और हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो कंट्राडिक्शन हम यानी कि जो हमने सुपोजिशन लिया है वो रॉन्ग है या राइट है। यानी कि हमारे पास अगर कंट्राडिक्शन आ जाती है तो देन हम बोलते हैं कि हमारे पास जो सुपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाती है। यानी कि जो हमने सपोज किया कि फंक्शन क्या है कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो सुपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। खैर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, देखें आपके पास एक सर्कल C1 है, एक सर्कल सी है, कंटूर सी है, उसके अंदर एक सर्कल C1 है जिसका सेंटर क्या A है और इसके अंदर एक पॉइंट B है। अब इस पॉइंट से हमने एक ऐसा सर्कल C2 बनाना है जिसका सेंटर A होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ किस पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए, किस मतलब पॉइंट से पास होना चाहिए, B पॉइंट से पास होना चाहिए। यानी कि मैं B पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल बना लेती हूँ जिसको हमने C2 बोलना है और C2 का सेंटर क्या है A है। ड्रॉ अनदर सर्कल C2 विथ सेंटर A विच पासिस थ्रू B, जो कि B पॉइंट से पास होना चाहिए। अब हमने आपने क्या लेना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल C2 जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस होगा मॉड ऑफ B माइनस ए इक्वल किसके R के है, मॉड ऑफ B माइनस ए इक्वल किसके R के है। देन हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रेडियस तो ले लिया, देन बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, आपने काशी इंटेग्रल फार्मूला लगा लिया। काशी इंटेग्रल फार्मूला यही होता है ना, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई अयोटा इंटेग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी सी। और यहाँ पे आपके पास कंटूर कौन सा है, C2 है, जिस पे आप काशी इंटेग्रल फार्मूला लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि जी माइनस ए किसके इक्वल है, जी माइनस ए इक्वल है आर ई रेस्पा अयोटा थीटा। यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस आर ई रेस्ट अयोटा थीटा आ जाएगा और डी जी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर जस्ट आपने रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि ये आपके पास सर्कल है तो सर्कल की सर्कल यानी कि C2 जो आपके पास कंटूर है वो बेसिकली सर्कल है, तो सर्कल की लिमिट क्या होंगी, 0 से लेकर 2 पाई होंगी ना, ठीक है, क्योंकि सर्कल जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए और उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया है तो आपके पास यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 पाई पे आके ख़त्म हो गया है तो आपके पास लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई है। यहाँ पर एफ ऑफ जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए प्लस आर ई रेस्ट अयोटा थीटा पुट कर दिया और डी सी की जगह हमने आर अयोटा ई रेस्ट अयोटा थीटा डी थीटा पुट कर दिया और जी माइनस ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर ई रेस्ट अयोटा थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ई रेस्ट अयोटा थीटा के साथ कैंसिल, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास बचा अयोटा। ठीक है, अयोटा ये बाहर पड़ा हुआ है, अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, इंटेग्रल 0 to पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस अयोटा थीटा डी थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटेग्रल्स को स्प्लिट कर देंगे। इंटेग्रल को हम क्यों स्प्लिट करें, इसकी भी रीज़न है, मैं आपको नेक्स्ट रीज़न बताऊंगी जब हम इनके इंटेग्रल सॉल्व करेंगे, इनकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब देखिए 1/2 पाई हमने किया, इंटेग्रल 0 to अल्फ़ा एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस अयोटा थीटा डी थीटा प्लस 1/2 पाई इंटेग्रल अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस अयोटा थीटा। यानी कि यहाँ पर इंटेग्रल कैसा 0 से 2 पाई था, इसको हमने अल्फ़ा की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। यानी कि आपके पास मैं कहती हूँ ये आपके पास एक सर्कल है जो कि 0 से 2 पाई पे है, तो यहाँ पर हमने इसकी पार्टीशन कर दी अल्फ़ा के साथ, तो 0 से अल्फ़ा से 2 पाई इस तरह से हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। इसके इंटेग्रल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे 0 से अल्फ़ा बेसिकली क्या है, कंटूर सी के अंदर वाली वैल्यू है, तो अंदर वाली वैल्यू पे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अल्फ़ा से 2 पाई हमारे पास क्या है, बाउंड्री वाली वैल्यू है, तो बाउंड्री वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। हर इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई
इंटू इंटेग्रल दिस वन एंड इंटेग्रल दिस वन। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमने मॉड ऑफ एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, किन पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू आती है और किन पॉइंट्स में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। अब इसके लिए आपके पास क्या है, यहाँ पर हम मॉड अप्लाई करेंगे। मॉड ऑफ एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, यानी कि सारी की सारी टर्म्स पे हमने मॉड अप्लाई किया है। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम सारी की सारी टर्म्स पे मॉड अप्लाई करते हैं और मॉड के सेपरेट करते हैं तो हमारे पास लेस देन इक्वल्स की इनइक्वालिटी आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सर्कल है, एक कंटूर है सी। तो मैं कहती हूँ इस पे हमारे पास एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है अल्फ़ा और एक पॉइंट है 2 पाई। अब देखिए 0 और अल्फ़ा, 0 से लेकर अल्फ़ा तक जो पॉइंट है वो क्या है, इस कंटूर के अंदर वाला पॉइंट है। तो उस पर हमारे पास जो अंदर वाला पॉइंट है उस पर तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, उस पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास क्या है बेसिकली यहाँ पर एफ ऑफ जी है, क्योंकि जी इक्वल किसके है, जी इक्वल है ए प्लस आर ई टेस्ट आयोटा थीटा है ना। तो एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, कंटूर के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेस देन लगाया, तो यहाँ पर हमने एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लगाया, डी थीटा लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब अल्फ़ा से लेकर 2 पाई है, अल्फ़ा से लेकर 2 पाई जो है हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बाउंड्री वाला पॉइंट है। और बाउंड्री वाले पॉइंट पे हमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी यानी कि एम आएगी, तो हमने एम रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। इंटेग्रल सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म इजीली आ जाएगी। उसके बाद इस टर्म को ओपन करके लिखेंगे और ये आपके पास दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या आ जाएगा, एम माइनस जिस टर्म आ जाएगी एप्सिलॉन अल्फ़ा ओवर 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आपने यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल कर दिए और मॉड ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन किसके आगे, एम माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा ओवर 4 पाई के, विच इज़ कंट्राडिक्शन। सो ओवर सपोजिशन, आपके पास हमारी जो सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग होगी है। एम कैन नॉट बी लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 पाई अल्फ़ा, यानी कि एम कभी भी लेस देन नहीं हो सकता इस टर्म से। So, f of g can attain its maximum value at any point within C is wrong। तो ये आपके पास जो सपोजिशन है, जो आपने सपोज किया था कि आपके पास जो कंटूर सी है उसके अंदर एफ ऑफ जी जो है, यानी कि ये जो फंक्शन एनालिटिक है कंटूर सी के अंदर, वो कह रहा है कि सी के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कभी भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा। ये किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, जस्ट बाउंड्री वाले पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और ये आपने बात प्रूव करनी थी और ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ है, मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल थ्योरम। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। उसके अलावा आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। आपने क्या करना है, वीडियो के सीक्वेंस के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको आपके पास सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा हर लेटेस्ट वीडियो के लिए आप क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।